A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञानमठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर संडे को मैंने एक नई सीरीज लॉन्च की है, एसओएफ साइंस ओलंपियाड सीरीज, और मैं हर संडे को कोशिश करती हूँ आपके लिए उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पार्ट लाने के लिए। आज का जो पार्ट है वो है एमसीक्यू जो लेके मैं आई हूँ। इसमें बहुत सारे मैं एमसीक्यूज लेके आई हूँ क्लास 6, 7, 8 के लेवल पे बहुत सारे एमसीक्यूज मैं लेके आई हूँ। और ये जो पार्ट होने वाला है, ये पार्ट जो है एक्चुअली मैंने ये जो पार्ट बनाया है ये दो पार्ट में बनाया है। ये पार्ट जो मैं बना रही थी जब मैं क्वेश्चन की प्लॉटिंग कर रही थी, तो ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही लंबे हो गए, उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ। फर्स्ट पार्ट जो होगा, यानी ये वाला जो पार्ट होगा, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि क्लास 6 के 10 क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ क्लास 7 के 5 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें क्लास 7 के रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ क्लास 8 के पूरे 10th क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। एक्चुअली मैंने इसे एक ही पार्ट में बनाया था, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है और अपलोड करने में और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पूरा वीडियो देखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो फॉर इजीनेस मैंने क्या किया है, मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको इसके साथ मैं आपको माफी के साथ एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैंने क्योंकि आपसे कहा था कि एसओएफ जो है वो हर संडे आएगा, लेकिन क्योंकि मेरा अभी जो वर्क है, जो जहां मैं जॉब कर रही हूँ, वहां थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक चल रहा है। इस वजह से मैं अपने चैनल पे अभी चीजें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं ला पा रही हूँ, वीडियोस थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम और जरूरत होगी, और होपफुली इस वीक तक, मंडे से या फिर नेक्स्ट वीक तक सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी और मैं अपने चैनल पे ऑर्गेनाइज्ड वे में वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो क्योंकि मैंने संडे कहा था, लेकिन आज मंडे है और एसओएफ का वीडियो मैं मंडे को डाल रही हूँ, क्योंकि कल जो है मुझे क्वेश्चन प्लॉटिंग में ही बहुत सारा टाइम लग गया, बहुत टाइम चला गया मेरा उस क्वेश्चन प्लॉटिंग में, और मुझे सिर्फ संडे मिलता है। इस वजह से थोड़ा सा वीडियोस जो हैं वो अभी अनऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, जो डेट है उनके अकॉर्डिंग वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए, मैं चीजें सही करने की कोशिश कर रही हूँ और होपफुली नेक्स्ट वीक से आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जो चैनल पे जो मैं एनसीईआरटी साइंस सीरीज चला रही हूँ उससे रिलेटेड भी सारे वीडियोस ऑर्गेनाइज करने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत जो ऑफिस है मेरा उसमें मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो रहा है, तो इस वजह से चैनल पे थोड़ा सा चीजें अनऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी ये जो कमिंग वीक है, यानी जो मंडे है, इसमें मैं साथ ही साथ मतलब ये जो कमिंग वीक है, ट्यूसडे वगैरह जो आ रहा है, इसमें मैं क्या कोशिश करूंगी कि एक से दो वीडियो एटलीस्ट मैं डाल पाऊं अपनी एनसीईआरटी साइंस सीरीज का, और इसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा उससे मैं चीजों को, चैनल को और ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे चला सकूं। तो तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा मेरे साथ कॉर्पोरेट कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ चीजों को सही करने की। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और इसमें मैंने बहुत ही ब्रॉड वे में, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ क्वेश्चंस को ऐड किए हैं, इसमें बहुत मेहनत लगाई गई है। तो इसमें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअली क्या है कि आपको 10-10-10 हर क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे। जो क्लास 8 के हैं उनको क्लास 7 का भी मिल जाएगा, साथ में उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 40% जो है वो आपके प्रीवियस क्लास का भी आएगा। तो 8th वालों को 7th का मिल जाएगा, 7th वालों को 6 का मिल जाएगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि ये जो मैं वीडियोस, ये जो इसमें क्वेश्चंस होंगे, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म के नाम है या जिस भी कंसेप्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो भी प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म है, सेल्स है, इन सब के बारे में आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चंस है उसमें तो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं। इसके अलावा आप क्या कीजिएगा कि जो मैंने क्वेश्चंस की प्लॉटिंग की है, तो ये जो भी पार्ट्स हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म में की मैं कोई बात कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस की बात कर रही हूँ, या कोई पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या कीजिएगा, उस प्लांट के बारे में आप और स्टडी कीजिएगा, उसके बारे में और कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन जो मैंने प्लॉट किया है ये तो आपका क्लियर होगा ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप टॉपिक को पढ़ोगे तो इसके साथ साथ क्या होगा आपका कि
इससे इस टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उस ऑर्गेनिज्म के बारे में और भी जो भी उस प्रोसेस के बारे में और भी जो भी क्वेश्चन अगर एसओएफ कोई प्लॉट करता है तो उसके बारे में भी आपके पास नॉलेज आ जाएगी, वो भी आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िएगा। एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हैं तो पूरा वीक आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन के लिए या 20 क्वेश्चन के लिए, पूरा वीक होगा आपका। तो उस 20 क्वेश्चन के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी बुक पढ़िए। एनसीईआरटी मैंने जो ये क्वेश्चंस प्लॉट किए हैं आज के पार्ट में, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी जो मैंने क्वेश्चन प्लॉट किए हैं उससे रिलेटेड एनसीईआरटी चैप्टर ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड है, तो उस चैप्टर को देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका बहुत ब्रॉड वे में आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ कुछ वीडियोस देख के आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका जो ये पार्ट है, ये जो थर्ड पार्ट है एसओएफ नेशनल साइंस ओलंपियाड का, इसमें मैं एमसीक्यूज लेके आई हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद एक टाइमर चलेगा और उस टाइम के अंदर आपको उसका आंसर देना होगा। उसके बाद आपको आंसर डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे, और साथ ही साथ मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी कि ये कहाँ से, इसका कंसेप्ट क्या है, क्या क्या चीजें हैं। जितना थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं देती जाऊंगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ जो है लास्ट में जो है इसका जो आप अपने स्कोर कैलकुलेट कीजिएगा। पर क्वेश्चन जो आंसर है, मार्क्स है, सॉरी, पर क्वेश्चन जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स है। तो अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है, इसको मैंने, क्योंकि आपको पता है कि ये 6th 7th 8th तीनों के लिए मैं ये सीरीज चला रही हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मैंने इसे डिवाइड किया है। पार्ट 1 इज फॉर क्लास 6, पार्ट 2 इज फॉर क्लास 7th एंड पार्ट 3rd इज फॉर क्लास 8th। इसके साथ साथ अगर जैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लेवल 1 का एग्जाम होगा उसमें आपका 60% आपकी बुक से आएगा और साथ ही साथ 40% जो है वो दूसरे आपकी प्रीवियस क्लास के सिलेबस से आएगा। तो प्रीवियस क्लास के सिलेबस के लिए भी आप इसे पूरा देखिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट क्लास 8th में है तो उसके लिए ये क्लास 7th का भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो साइंस सेक्शन है, जो हमारा सेक्शन सेकंड है, उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे वो क्लास आपकी अपने करंट क्लास से लेके, और 60% आपके करंट क्लास से आएंगे और 40% आपके आएंगे प्रीवियस क्लास से। तो ये प्रीवियस क्लास के भी क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक और सजेशन है कि क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही डिफाइंड है, तो आप क्या करिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है, क्योंकि वीक में जो है ये एक बार रिलीज हो रहा है और 10-10 के सेट में रिलीज हो रहा है, तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा। जो मैंने आपको कहा है कि आप 1 से 1.5 आवर इस पे स्पेंड कीजिए, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक तो अच्छे से पढ़िए ही, उसे उसके कंसेप्ट क्लियर कीजिए। इसके अलावा जो मैंने चैनल पे जो चैप्टर पढ़ाए हैं, आज जो एमसीक्यूज में ले रही हूँ, वो सारे चैप्टर से रिलेटेड है जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप क्या कीजिए, उन चैनल से अपने उन चैप्टर से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो ये काम तो आप कीजिए ही कीजिए। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको जब एक्सप्लेन किया था पिछले पार्ट में सिलेबस के बारे में, तो इसमें मैंने बताया था कि भले ही आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। जो प्लॉटिंग ऑफ क्वेश्चंस होती है वो बहुत ही ब्रॉड होती है। तो मैंने कोशिश की है कि सेम चैप्टर्स को लेके ब्रॉड वे में मैं उसे ब्रॉड क्वेश्चंस में लेके आऊं। प्लॉटिंग जो होती है जिस टाइप की, उस टाइप के मैं क्वेश्चंस लेके आऊं। तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो 10-10 के सेट है क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को पढ़िए। यहाँ पे आप जितना स्कोर कर रहे हैं जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, इसके अलावा ये क्वेश्चंस जिन कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिन टॉपिक्स की, जिन ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ इन क्वेश्चंस में, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िए, थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, और साथ ही साथ अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और पढ़ोगे तो इन टॉपिक से रिलेटेड और भी जो भी प्लॉटिंग होगी, या अगर इनसे अलग हटके इन सेम टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी पार्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, वो भी पार्ट आपका अच्छे से आप कर पाओगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में, जिन भी
प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, जिन भी सेल्स की मैं बात कर रही हूँ, उन सारी चीजों के बारे में आप और डिटेल वे में, आपके पास मोबाइल है तो आप और डिटेल वे में उसको पढ़िए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये रूल्स क्या होंगे हमारे इसके? स्टार्ट विद द रूल्स। देखिए क्या होगी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, तो आप जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ उनके क्या रूल्स है कि आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आपको हर क्वेश्चंस के लिए एक टाइमर चलेगा, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। ये टाइमर मैं इसीलिए लेके आई हूँ जिससे कि वहां पे, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस रहे, आपको हैबिट रहे जल्दी से आंसर देने की किसी भी क्वेश्चन की, और इस वजह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो हर क्वेश्चन के साथ एक 10 सेकंड का टाइमर चलेगा और उसके बाद आपका आंसर डिस्प्ले होगा जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट राउंड। ये राउंड फर्स्ट है जो कि बेसिकली मेनली जो कंसीडर कर रहा है वो क्लास 6 को कंसीडर कर रहा है। इसमें मैंने चैप्टर लिया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत ही डिफाइंड वे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपके चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो उसमें जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने डाले थे वो सिंपल आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे। इसमें हायर लेवल भी है और इसके अलावा इसमें ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है, ब्रॉड सिलेबस मैंने कवर किया है। तो ये 10 का सेट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, which vitamin is known as the sunshine vitamin? Because the body can prepare. Give me 1 minute, sorry. Yes. Which vitamin is known as the sunshine vitamin? Because the body can produce it when exposed to sunlight. ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं? Because the body can produce it, क्योंकि जब हमारी बॉडी है वो उसे तब प्रोड्यूस करती है जब हम सनलाइट में अपने आप को, अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी एंड विटामिन डी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। So the correct answer is ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि इसकी सिंथेसिस तब होती है जब हमारी बॉडी जो है वो सन में एक्सपोज होती है। ये चीज मैंने आपको बहुत ही डिटेल वे में चैप्टर में एक्सप्लेन की है कि विटामिन डी जो है हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। सन से क्यों मिलता है? कि जब सनलाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है, जब सन लाइट आती है, तो वो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी से हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी जो है वो सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, ऑप्शन डी, विटामिन डी। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स क्या होते हैं आपको बताना है। तो अमीनो एसिड्स क्या है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है? हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनमें से क्या ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स है? नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। क्या ये प्लांट ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं? प्रोटीन दैट द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। या फिर ये प्रोटीन होते हैं जिनको हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। या फिर फाउंड ओनली इन एनिमल बेस्ड फूड। या फिर ये सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड में मिलते हैं। क्या होते हैं ये? इन चारों में से इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। The correct answer is option C, protein that the body cannot produce on its own.
ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर अमीनो एसिड्स दैट द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है वो इन्हीं अमीनो एसिड्स के यूज से बनता है, इन्हीं अमीनो एसिड को यूज करके बनता है। ये प्रोटीन का जो होते हैं वो सिंपलर फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन्हीं को जो प्रोटीन हमारा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन के सिंपलर फॉर्म होते हैं। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनको हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बल्कि इसे हमें एक्सटर्नली लेना होता है, थ्रू फूड लेना होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स आर प्रोटीन दैट द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हमें एक्सटर्नली लेना होता है, हमें बाहर से दूसरे फूड मटेरियल से लेना होता है, और इन्हें हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ठीक, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। द ग्लिसेमिक इंडेक्स, जीआई से कहा जाता है, मेजर्स, क्या मेजर करता है? जीआई इंडेक्स जो है, द ग्लिसेमिक इंडेक्स जो है वो क्या मेजर करने का काम करता है? द कैलोरी कंटेंट ऑफ द फूड, फूड में जो कैलोरी होते हैं उसे। हाउ फास्ट अ फूड रेजेस ब्लड शुगर लेवल, यानी कितना जल्दी कोई भी फूड हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। या फिर द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फूड, यानी किसी फूड में कितना प्रोटीन है, कितना अमीनो एसिड है, इसको मेजर करने के काम आता है। या फिर द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड, यानी किसी फूड में कितना फाइबर है, कितना रफेज है, उसे कैलकुलेट करने के काम आता है। ये एक मेजरिंग यूनिट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ग्लिसेमिक इंडेक्स कह रहे हैं, शॉर्ट में इसे जीआई कहा जाता है। तो ये जीआई किसको मेजर करने के काम आता है, ये आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाउ फास्ट अ फूड रेजेस ब्लड शुगर लेवल। क्या होता है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मान लीजिए आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है शुगर। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर का लेवल कितना बढ़ रहा है? किसी भी फूड को खाने के बाद हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कितना बढ़ रहा है, उसे मेजर करने के लिए जो है जो इंडेक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लिसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, या शॉर्ट में हम उसे क्या कहते हैं? जीआई कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसी भी फूड को, ऑप्शन बी हमारा होगा, हाउ फास्ट अ फूड रेजेस ब्लड शुगर लेवल, यानी कोई फूड कितनी जल्दी हम कंज्यूम करने के बाद कितना ज्यादा और कितनी जल्दी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ग्लिसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लिसेमिक इंडेक्स इज अ मेजरिंग यूनिट जो कि मेजर करती है कि हमारी बॉडी में किसी फूड को कंज्यूम करने के बाद कितना ब्लड शुगर इंक्रीज हुआ, कितना ब्लड शुगर हमारा बढ़ा, यानी हमारे ब्लड में कितनी शुगर की अमाउंट आई है, कितना वो फूड जो है वो हमारी बॉडी में शुगर को लेके आया है। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिफर टू। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी से आप क्या समझते हो? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो आपको सही लग रहे हैं आप उसके आंसर दीजिए। द ईज ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कोई फूड कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ फूड, यानी किसी भी फूड में कितना न्यूट्रिएंट है, कितने न्यूट्रिएंट की अमाउंट है, इससे क्या हम बायो अवेलेबिलिटी मेजर करते हैं। यानी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी फूड में कितना न्यूट्रिएंट है। थर्ड ऑप्शन है द बॉडीज एबिलिटी टू एब्सॉर्ब एंड यूज न्यूट्रिएंट फ्रॉम अ फूड, या फिर बायो अवेलेबिलिटी, सॉरी, अवेलेबिलिटी, या फिर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है उसकी एबिलिटी कि वो फूड को कैसे एब्सॉर्ब कर रही है, न्यूट्रिएंट को कैसे यूज कर रही है। या हमारा जो थर्ड ऑप्शन है द नंबर ऑफ कैलोरीज इन अ फूड, यानी किसी फूड में कितनी कैलोरी है, इसको मेजर करने का इसकी ये डेफिनेशन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो टाइम स्टार्ट नाउ।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. एंड द आंसर इज द बॉडीज एबिलिटी टू एब्सॉर्ब एंड यूज न्यूट्रिएंट फ्रॉम अ फूड. यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, देखिए इसको आप समझ सकते हैं, इसका जो वर्ड है इसी से आप इसे याद कर सकते हैं, इसी से आप इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बायो अवेलेबिलिटी मैंने आपको बताया, सॉरी, बायो का मतलब अगर आप बायो को मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो बायो को हम किससे रिलेट कर सकते हैं. अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. तो यानी हम अगर बायो की बात करें तो बायो इज समवेयर रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी कि अगर हम फूड से रिलेटेड बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऐसी अवेलेबिलिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो. यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए जो फूड में न्यूट्रिएंट है वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है, उनकी बॉडी फूड में कितना न्यूट्रिएंट है इस बात से मतलब नहीं है, उनकी बॉडी उस न्यूट्रिएंट को कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है, कितना यूटिलाइज कर पा रही है, इसी बात को हम क्या कहेंगे, बायो अवेलेबिलिटी. यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को किस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रही है या किस अमाउंट में यूटिलाइज कर पा रही है. आपको पता है जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट, किसी भी फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, यूटिलाइज नहीं कर पाती है. तो बायो अवेलेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो उतना अमाउंट, वो मेजरमेंट जिसको हमारी बॉडी, वो न्यूट्रिएंट जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही है या यूटिलाइज कर पा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, क्लियर हो गया. द बॉडीज एबिलिटी टू एब्सॉर्ब एंड यूज न्यूट्रिएंट. ठीक है, बॉडी की अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है कि वो कितना एब्सॉर्ब कर रही है न्यूट्रिएंट को फ्रॉम अ फूड. एक फूड से कितने न्यूट्रिएंट को एक बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी. क्लियर हो गया. नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the primary mechanism by which salt यानी सोडियम क्लोराइड एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. आपको पता है किसी भी चीज में अगर आप सॉल्ट मिक्स कर देते हो तो वो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है. अगर आप जैसे जो हमारे पिकल्स वगैरह होते हैं उसमें हम सॉल्ट डालते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम सॉल्ट को यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी फूड को लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व करने का काम करते हैं, उन्हें स्पॉइल होने से बचाने का काम करते हैं, उन्हें खराब होने से बचाते हैं. यानी काफी दिनों तक अगर आप एक किसी फूड को सेव करके रखना है, फ्रेश रखना है, तो उसके लिए जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं. तो सॉल्ट जो है एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं. तो इसमें पूछा गया है कि सॉल्ट को हम एज अ प्रिजर्वेटिव क्यों यूज करते हैं. सॉल्ट ऐसा क्या करता है फूड के साथ कि जो हमारा सॉल्ट है उसको डालने के बाद फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होता, या आप कह सकते हैं बहुत टाइम तक फ्रेश रहता है. स्पॉइल का मतलब खराब नहीं होता. ठीक है, तो स्पॉइल नहीं होता या बहुत टाइम तक क्या होता है, वो फ्रेश रहता है. तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि सॉल्ट को हम एज अ प्रिजर्वेटिव क्यों यूज करते हैं. तो द आंसर इज ऑप्शन ए इज इट लोअर्स द पीएच ऑफ द फूड. यानी ये जो फूड की पीएच वैल्यू होती है उसे कम करता है. सेकेंड है इट क्रिएट्स एन एनारोबिक इन्वायरमेंट. एनारोबिक इन्वायरमेंट मतलब जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, उस इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इट क्रिएट अ एनारोबिक इन्वायरमेंट यानी वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. थर्ड वन इज इट इनहिबिट्स इंजाइम एक्टिविटी. यानी जितने भी इंजाइम्स होते हैं फूड में, फूड मटेरियल में, उसकी एक्टिविटी को रोकने का काम करता है, उन्हें काम नहीं करने देता इंजाइम्स को, तो उसकी वजह से होता है. या फिर इट डिहाइड्रेट्स माइक्रोबियल सेल. यानी जो माइक्रोबियल सेल होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो सेल होती है उसको वो डिहाइड्रेट करता है. यानी उसमें जो वाटर कंटेंट होता है, उन सेल्स में जो वाटर होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे उन सेल्स को वो डिहाइड्रेट कर देता है. इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको आंसर देना है. योर टाइम स्टार्ट नाउ.
आंसर इज ऑप्शन डी, इट डिहाइड्रेट्स माइक्रोबियल सेल। ठीक है, ये माइक्रोबियल सेल्स को डिहाइड्रेट करने का काम करता है। जो माइक्रोबियल यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो फूड को स्पॉइल करने का काम करते हैं, उनको क्या करता है, उनकी सेल्स को डिहाइड्रेट कर देता है। उनसे जो वाटर कंटेंट होता है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो अगर आप कभी खाने में आपके नमक ज्यादा हो जाए, सॉल्ट ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है, आप बहुत ही थर्स्टी फील करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि सॉल्ट के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सॉल्ट की एक एबिलिटी होती है कि वो जो वाटर होता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब हमारी बॉडी में भी सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, सॉरी, हमारी बॉडी में भी जब सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि हमको प्यास ज्यादा लगना स्टार्ट होती है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। जो सॉल्ट होता है वो हमारी सेल से सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है, और इसकी वजह से हमें प्यास ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है। हम उस डिहाइड्रेशन को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, पानी की अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो सेम चीज होती है बैक्टीरिया और वायरसेस के केस में, जो हमारे फूड को स्पॉइल कर रहे होते हैं। जब हम फूड में सॉल्ट को मिक्स करते हैं, तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, या जितने भी वायरसेस होते हैं, या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल को वो क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, वो डेवलप नहीं कर पाते, और जो हमारा फूड है वो बहुत टाइम तक फ्रेश रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, which micronutrient is crucial for the formation of red blood cell and oxygen transport in the body? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए काम आता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में काम करता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है? योर ऑप्शंस आर विटामिन सी, आयरन, विटामिन के एंड विटामिन ई। इनमें से आपको एक सही आंसर चुनना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर इज ऑप्शन बी, आयरन। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था इसमें कि आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया डिजीज होती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पूरा वापस से, कि आयरन इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में होता है, हमारे ब्लड में होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए ये यूजफुल होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड टू ऑक्सीजन एंड कैरीज अ थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बाइंडिंग का काम करता है, और इसके बाद वो पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। विदाउट सफिशिएंट आयरन द बॉडी कांट प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन। आयरन के बिना, हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक काइंड का प्रोटीन होता है, और आयरन के बिना हमारी बॉडी आयरन एज अ रॉ मटेरियल वो यूज करती है। तो आयरन के बिना जो हमारी बॉडी है वो हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, और हीमोग्लोबिन क्योंकि प्रोड्यूस नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाता, और ऑक्सीजन बाइंड करके वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, विदाउट सफिशिएंट आयरन द बॉडी कांट प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन, लीडिंग टू एनीमिया। एनीमिया डिजीज को प्रोड्यूस करता है। रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड फैटिग्यू, यानी आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, एनीमिया जैसी डिजीज हो जाती है, और इसके अलावा ऑक्सीजन की जो है वो बॉडी में कमी हो जाती है, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता। तो इसलिए क्या है, जो हमारा आयरन है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए एक क्रूशियल एलिमेंट है, एक क्रूशियल न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आयरन। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? आपने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फूड होते हैं, जो हमारा अखरोट होता है, अगर वेजिटेरियन की बात करें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो व्हाट इज दैट एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन क्या होता है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे टेस्ट को बढ़ाता है, मतलब जो हमारे फूड का टेस्ट है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। सी ऑप्शन इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज के थ्रू हमें प्रोटेक्ट करता है, और एड इन डाइजेशन, यानी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें से जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा हो जल्दी से आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
So the correct answer is ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। यानी ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या काम करेगा, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब ये क्या होता है, देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज्ड बाय रेडिकल्स। हमारी बॉडी जो है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे हम एज्ड होते जाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स क्या काम करते हैं, हमारी सेल्स को हार्म करते हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी उन्हें फ्री नहीं रहने देते, बल्कि क्या करते हैं कि उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे क्या होता है जितने भी हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं उनको कम होते हैं और इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ भी डेवलप होती है। अब बात आती है कि ये रेडिकल्स होते क्या है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पे अगर मैं आपको समझाऊं तो रेडिकल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में, बॉडी जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेल से मिलकर बनी होती है। तो रेडिकल्स क्या होते हैं, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसके बारे में और पढ़ोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। लेकिन जो रेडिकल्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हो जाते हैं, यानी ये अनपेयर्ड होते हैं और इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ये अपने पेयर को ढूंढते रहते हैं कि मुझे कोई मिले जिसके साथ मैं रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बनाऊं। तो इस वजह से क्या होता है, ये हमारी बॉडी को, हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। When they interact with the molecule, they can cause cellular damage, यानी हमारी सेल को डैमेज करने का काम करते हैं, जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। एंटीऑक्सीडेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हेल्प न्यूट्रलाइज दीज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो ये बहुत सारे फूड्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अखरोट होता है उसमें जो है बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी को, हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Which of the following is a good source of healthy monosaturated fats? मोनोसैचुरेटेड फैट का इसमें से सबसे हेल्दी सोर्स कौन सा है? बटर, एवोकाडो, कोकोनट ऑयल या रेड मीट? टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एवोकाडो। ठीक है, एवोकाडो क्या होता है, ये मोनोसैचुरेटेड फैट का एक हेल्दी सोर्स है। इसमें ओलियोक एसिड होता है जो कि एक मोनोसैचुरेटेड होता है और ये हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अलावा बटर, कोकोनट ऑयल, रेड मीट, इन सब में सैचुरेटेड फैट होते हैं और ये जो है गुड सोर्स ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैट के रूप में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। मोनोसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैट जो है वो एक हेल्दी डाइटरी फैट है, यानी एक फैट का हेल्दी फॉर्म है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन बॉन्ड से ये बना हुआ होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड से ये बना हुआ होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑयल होता है, ये जो फैट होता है, ये लिक्विड होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। यानी वो ऑयल जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो जनरली क्या होते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैट होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, सॉरी जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए जो है वो बेनिफिशियल होते हैं अगर मॉडरेट रेट में इन्हें कंज्यूम किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एवोकाडो। एवोकाडो में जो है मोनोसैचुरेटेड फैट होता है। मोनोसैचुरेटेड फैट का नाम क्या होता है जो एवोकाडो में होता है, ओलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ठीक, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर ब्रेन फंक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन। ठीक है, नर्व ट्रांसमिशन और ब्रेन फंक्शन को मेंटेन करने के लिए किस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन या विटामिन? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
आंसर इज ऑप्शन बी फैट्स। फैट्स पर्टिकुलरली इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 इसमें होते हैं और ये प्रॉपर ब्रेन फंक्शन को काम करने में, यानी जो हमारा जो ब्रेन है उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, ओमेगा 3 एसिड चाहिए होता है, ओमेगा 6 एसिड चाहिए होता है, जो कि कहाँ होता है, जो कि हमारे फैट्स में होता है। तो जो फैट्स है ये इसका करेक्ट आंसर होगा और ये क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए काम करते हैं और इसके अलावा जो है नर्व ट्रांसमिशन में, ठीक है, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन्स एंड हेल्प सपोर्ट कॉग्निटिव फंक्शन, यानी ब्रेन और जो हमारी नर्व से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन होता है वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 एसिड की वजह से होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे फैट के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Which mineral is crucial for maintaining healthy blood pressure and fluid balance in the body? यानी ब्लड प्रेशर और फूड को फ्लूइड बैलेंस को मैनेज करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो जरूरी होता है? योर ऑप्शंस आर आयरन, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। The correct answer is option D, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम जो है आपका क्रूशियल है मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन द body. It helps regulate blood pressure by balancing the effect of sodium and supporting proper muscles and nerve function. जो हमारा सोडियम होता है वो क्या करता है, वो ब्लड प्रेशर जो है उसको जो है इम्बैलेंस करता है। तो जो पोटेशियम है वो क्या करता है, सोडियम के इफेक्ट को जो है वो नॉर्मलाइज करता है। आपने देखा होगा कि जो जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उसे डॉक्टर रिकमेंड क्या करते हैं कि आप अपने खाने में सॉल्ट की अमाउंट को कम कर लीजिए। सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट में हमारा सोडियम होता है, आपको पता है हमारा जो कॉमन सॉल्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl क्या होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम जो होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को अनबैलेंस करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को हाई करने का काम करता है। लेकिन जो पोटेशियम होता है वो सोडियम के इफेक्ट को बैलेंस आउट करने का काम करता है और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता है पोटेशियम से और साथ ही साथ जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका भी रेगुलेशन जो है वो सही तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, पोटेशियम। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a source of complete protein? ये क्वेश्चन क्लास 6 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्लास 7 स्टार्ट होगा और उसमें मैंने जो इंक्लूड किया है, क्योंकि हर पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, तो जो क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए क्लास 6 का जो है वो पूरे 10 क्वेश्चन है और इसके बाद जो है क्लास 7 के मैंने 5 क्वेश्चन इस पार्ट में इंक्लूड किए हैं और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें क्लास 7 के रिमेनिंग 5 क्वेश्चन एज वेल एज 8th के 10 क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है क्लास 6 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन? इनमें से कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स नहीं है? योर ऑप्शंस आर एग्स, क्विना, टोफू और कॉर्न। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर इज ऑप्शन डी, कॉर्न। देखिए क्या है कि कंप्लीट प्रोटीन किसे कहा जाएगा, कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में वो सारे सब्सटेंसेस आएंगे जिनके अंदर जो भी इसेंशियल अमीनो एसिड, अभी मैंने आपको बताया था इसी पार्ट में, इसी जो हमारा चैप्टर है इसी में मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में वो सारे फूड
आइटम्स आ जाएंगे जिसमें जितनी भी एसेंशियल प्रोटीन्स है, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं एसेंशियल, वो प्रेजेंट हो। अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जब सारे जितनी भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जितने भी प्रोटीन की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो सारे अमीनो एसिड जिस फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे उसे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस थे, इसमें से एग, क्वाइना और टोफू कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो हमारा कॉर्न है वो किस कैटेगरी में आता है, अनकंप्लीट या इनकंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें वो सारे अमीनो एसिड्स नहीं है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या हुआ, कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन फूड मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर हमारी बॉडी को जितने भी अमीनो एसिड रिक्वायर्ड हो वो सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो हमारा पार्ट फर्स्ट जो है यानी क्लास 6 जो है वो खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना राउंड 2 जो कि है क्लास 7 के लिए। इसमें आपको अभी इस पार्ट में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको 5 रिमेनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे एज वेल एज 8th के क्वेश्चंस भी उसमें होंगे, 8th के 10 क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्लास 7 में राउंड 2। ये जो चैप्टर है इसमें राउंड 2 में मैंने जो चैप्टर इंक्लूड किया है वो बेसिकली आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके बारे में अगर आपको एनसीईआरटी बेस पे क्रिस्प एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैंने यहाँ पे जो अपलोड किए हैं ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव अपलोड किया है इन क्वेश्चंस का, तो इससे भी आप रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन अपलोड किए ही हैं। ठीक है, तो क्या है, सम डेजर्ट प्लांट such as cacti have a unique adaptation called crassulacean acid metabolism यानी CAM. What's distinctive about this photosynthesis process? यानी जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसे CAM कहा जाता है। तो ये CAM प्रोसेस क्या है? They only perform photosynthesis at night, option A. Second is they require less water due to their night time photosynthesis. इनको कम वाटर की जरूरत होती है क्योंकि ये नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं। सी है दे यूज इंफ्रारेड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, सन नहीं होता नाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, या फिर ये इंफ्रारेड लाइट यूज करते हैं एज इंस्टेड ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जगह पे ये क्या यूज करते हैं, इंफ्रारेड लाइट यूज करते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज दे कैन फोटोसिंथेसाइज विदाउट एनी लाइट, यानी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बिना किसी लाइट के कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब एंड तो इसका करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दे रिक्वायर लेस वाटर ड्यू टू देयर नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, क्योंकि दिन में अगर ये अपने स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस करेंगे तो बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये नाइट टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि सन नहीं होता तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती ज्यादा। तो ये नाइट टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें ये क्या एडाप्टेशन देखने को मिलता है, एक स्पेशल टाइप की मेटाबॉलिज्म होता है जिसे कहते हैं क्रेसोलिन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसकी हेल्प से ये क्या कर पाते हैं, ये नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सन। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, which organism often found in the ocean is not a plant but can perform photosynthesis? इनमें से कौन सा प्लांट है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ओशियन में मिलता है और ये प्लांट की कैटेगरी में नहीं आता है लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज एल्गी, सेकंड इज कोरल, सी इज सी एनिमल और डी इज जेलीफिश। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
कोरल, ऑप्शन बी कोरल। कोरल क्या होता है? कोरल प्लांट नहीं होते, जबकि ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ओशियन में मिलते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, ये एक सेंसाइल मेराइन एनिमल है जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं और फोटोसिंथेटिक एल्गा जिसका नाम होता है जोनैंथिलियाई, these algae live with the coral's tissue एंड प्रोवाइड देम विद न्यूट्रिएंट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये कोरल्स क्या होते हैं? ये कोरल्स जो है ये ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जो है एल्गी के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। मैं जब ये आपको चैप्टर पढ़ा रही थी न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो मैंने उसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत डिटेल वे में बताया है। तो ये क्या करते हैं? ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं जोनैथोल एल्गी, ठीक है, इस नाम के एल्गी के साथ। और ये क्या करते हैं? कोरल्स टिश्यू एंड प्रोवाइड देम द न्यूट्रिएंट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उनको जो कोरल्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। दिस रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ के सर्वाइवल के लिए ये रिलेशनशिप जरूरी है, इसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और ये जो एल्गी होती है, एल्गी और कोरल रीफ जो होते हैं, ये जो कोरल्स होते हैं, ये आपस में कंबाइन होके एक साथ रहते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। In addition to chlorophyll, what other pigment can some photosynthetic organism like red algae use to capture light energy? ठीक है, क्लोरोफिल का तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, क्यों यूज होता है? क्योंकि क्लोरोफिल का जो फंक्शन होता है वो लाइट को कैप्चर करने का होता है, वो लाइट को कैप्चर करने का काम करता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे रेड एल्गी। तो उसमें कौन सी सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं? आपका ऑप्शन ए है जिनैथोफिल, एंथ्रोसाइसिन, फाइको फाइकोसाइनिन एंड केराटोनाइट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से आंसर बताइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन क्या होता है? फाइकोसाइनिन एक पिगमेंट होता है जो कि रेड ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, जो ब्लू कलर का होता है और ये हेल्प करता है क्लोरोफिल के साथ मिलके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जो रेड एल्गी होती है वो क्या करती है? ये फाइकोसाइनिन नाम के पिगमेंट के साथ क्लोरोफिल भी होता है, उसके साथ ये कंबाइन होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किस पिगमेंट के साथ करती है, तो पिगमेंट कौन सा होगा? फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, एल्गी जो है वो रेड कलर का होता है, लेकिन ये जो पिगमेंट होता है ये ब्लू कलर का होता है और इसके साथ साथ इन एल्गीज में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। दोनों कंबाइन होके आपस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Some plants such as Rafflesia alnodi are known for having the largest flowers in the plant kingdom. What is unusual about their nutrition? ठीक है, ये जो प्लांट होता है इसका लार्जेस्ट फ्लावर होता है, यानी बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है। तो इतना बड़ा फ्लावर होता है तो इसमें क्या अनयूजुअल होता है? उनके न्यूट्रिशन में ऐसा क्या अनयूजुअल होता है कि इसका फ्लावर जो है वो वर्ल्ड का, प्लांट किंगडम का सबसे बड़े फ्लावर की कैटेगरी में से एक है या सबसे बड़ा फ्लावर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? दे आर सेप्रोफिटिक एंड फीड ऑन डिकेइंग मैटर। ये सेप्रोफिटिक होते हैं और डिकेइंग यानी सड़े गले चीजों पे डिपेंड करते हैं। दे आर कॉर्निवोरस एंड ट्रैप इंसेक्ट। ये कॉर्निवोरस होते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। दे आर पैरासिटिक एंड रिलाई ऑन अदर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट। ये पैरासिटिक होते हैं और दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए। या फिर दे फोटोसिंथेसाइज लाइक अ टिपिकल प्लांट। ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइक अ टिपिकल प्लांट, यानी जो नॉर्मल हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से आंसर कीजिए।
answer is they are saprophytic and feed on decaying matter. Option A is the right answer, that they are saprophytic and feed on the decaying matter. देखिए प्लांट जो ये होते हैं ये क्या करते हैं, अनयूजुअल होते हैं because they are saprophytic. They lack chlorophyll and do not photosynthesize like typical plants. Instead they obtain their nutrients by feeding on decaying organic matter. यानी जितने भी सड़े गले substances होते हैं, जितने भी सड़े गले organic living substances होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं, उनसे ये न्यूट्रिएंट लेते हैं और ये क्या होते हैं, ये सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ कम्स टू नेक्स्ट. Which plant found in waterlogged environments has specialized air-filled spaces in its root to allow for oxygen uptake in anaerobic condition? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो वाटर लॉक्ड इन्वायरमेंट में होता है, यानी बहुत ज्यादा पानी होता है मिट्टी में, बहुत ज्यादा वाटर भरा हुआ होता है मिट्टी में, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, उनमें एयर भरी हुई होती है, उनके लिए एयर स्पेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन ले पाती है एनारोबिक कंडीशन में. क्योंकि बहुत ज्यादा जब पानी मिट्टी में जब बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा. तो जो ये एनारोबिक कंडीशन है, यानी वाटर को ऑक्सीजन को वाटर ने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो ऑक्सीजन वहां पे उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी जगहों को क्या कहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, एनारोबिक इन्वायरमेंट कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, रूट्स कैसे ब्रीथ करती हैं, उसके लिए क्या होता है, स्पेशल उन्होंने एयर चैम्बर बना रखा है, एयर फिल्ड स्पेसेस बना रखे हैं, जिससे वो एयर को एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन को लेती है. इनमें से कौन से है, कैक्टस है, वाटर लिली है, फर्न है, या पाइन ट्री है. योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से आंसर कीजिए. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वाटर लिली. वाटर लिली क्या होता है, वाटर लिली जो है उसकी स्पेशलाइज्ड रूट होती है, वाटर लॉक्ड इन्वायरमेंट में ये होता है, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है सॉइल में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है सॉइल में, और ये फिर उस ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करती है, इनकी रूट जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है, अडॉप्ट करती है स्पेशलाइज्ड रूट, जिसमें क्या होता है, एयर स्पेसेस होता है. ठीक है, इसी के साथ जो है ये पार्ट जो है वो खत्म हुआ, और इसमें जो है मैंने क्लास 7th के, या आप कह सकते हो राउंड 2 के, मैंने केवल 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं. इसके आगे के जो 5 क्वेश्चन है और साथ ही साथ 8th का जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा जल्दी ही. आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा हो, आपको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिले, और ये आपके एसओएफ ओलंपियाड में आपके बहुत काम आए. इसके बाद आप जितने भी आपके मार्क्स आए हो, जितने भी आपने सही क्वेश्चंस के आंसर दिए हो, वो मार्क्स आप अपने कमेंट कीजिएगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया. ठीक, और इसके बाद मैं आपको जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि यही एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, और साथ ही साथ उसमें जो आगे के पार्ट्स होंगे क्लास 8th का और 7th का भी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी. तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. ज्वाइन अस, ज्वाइन ज्ञान मठ. नमस्ते.